नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान में दूसरी नंबर की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट क्लास है सेकंड यूनिट की और इसमें हमारे अंतिम टॉपिक हैं अधिगम स्थानांतरण और दूसरा टॉपिक है अधिगम की अक्षमताएं या निर्योग्यताएं। इन दोनों टॉपिकों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और 15 या 16 मिनट की ये लास्ट वीडियो होगी। इसको आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए रीट में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितना भी थ्योरी पढ़ते हो उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अभ्यास करना ज़रूरी है। तो उस अभ्यास को निखारने के लिए, उस प्रैक्टिस को बनाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बनाने के लिए, डर को ख़त्म करने के लिए और सावधानियाँ बरतने के लिए मैंने आपको रीट प्री के जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनकी सभी सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, हर टॉपिक से 30, 35, 40 प्रश्न मैंने आपको इसमें इन्वॉल्व किए हैं। व्याख्या सहित आपको सॉल्यूशन मिलेगा टेस्ट देने के बाद में, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसमें आपको मैंने 5 सब्जेक्ट के 200 टेस्ट हैं और इनके साथ आपको जैसे ही 200 टेस्ट खत्म होते हैं तो आपको रीट के ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे व्याख्या सहित। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बेहतरीन। और देखिए कंटेंट जो है आप लोग ऊपर से देख के पता नहीं चला सकते, आप लोग अंदर जाओगे जितना डीपली आप लोग उनको पढ़ोगे और ज्वाइन करने के बाद ही आपको क्वालिटी पता चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपके लिए खुराना क्लासेज ऐप पर ये टेस्ट सीरीज़ है। टॉपिक है हमारा अधिगम निर्योग्यताएं यानी लर्निंग डिसऑर्डर। पढ़ाई या लिखाई के साथ साथ बच्चे के अंतर्गत कौन कौन से विकार पैदा होते हैं, कौन कौन सी अक्षमताएं होती हैं, कौन कौन सी अयोग्यताएं हो सकती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिएगा, अधिगम निर्योग्यता को हम अक्षमता भी कह सकते हैं, असामान्यता भी कहेंगे, या फिर इसको व्यतिक्रम। इन चारों में से कोई भी शब्द आपको एग्जाम में मिल सकता है। जिन बालकों को भाषा लिखने, पढ़ने या समझने में शारीरिक या मानसिक अथवा कोई अन्य कारण से बाधा उत्पन्न होती है, उनको हम अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। कैसे होते हैं वो बालक? सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ डिफरेंट होते हैं। ऐसे बालकों के लिए मानसिक स्ट्रक्चर व क्रियाकलापों में विभेद होना भी एक कारण होता है। अधिगम निर्योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये कई प्रकार की होती हैं और सीधा प्रश्न पूछा कहाँ से जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज में भी इन्वॉल्व किए हैं जो विगत परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए हैं। अगर बच्चे के लिए लेखन संबंधी समस्या आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, इन 4-5 पॉइंटों को आप लोग रट लेना। एक प्रश्न एग्जाम में 101% आता है हर बार। अगर बच्चे को केवल लेखन संबंधी समस्या है, इसका मतलब वो डिस्ग्राफिया का शिकार है। ये बीमारी कौन सी है? डिस्ग्राफिया कहलाएगी। अगर बच्चे में पढ़ने और बोलने, पठन व वाचन संबंधी समस्या है, पठन और वाचन यानी पढ़ने और बोलने की समस्या का विकार है, तो आप समझ लीजिए उस बीमारी को क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया अगर शब्द नहीं मिलेगा तो इसको एलेक्सिया भी कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट वर्ड याद रखना, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया पठन और वाचन संबंधी समस्या होती है। अगर बच्चे को गणितीय संबंधी समस्या है, जैसे गणित के सवाल करने में कोई समस्या आ रही है, तो उस बच्चे को कौन सी निर्योग्यता है? डिसकैलकुलिया कहेंगे। देखो, कैलकुलेटर क्या करेगा? गणना करेगा। इसका मतलब गणित संबंधी समस्या कौन सी है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। अगर बच्चे के लिए लेखन, पठन और गणित इन तीनों से संबंधित प्रॉब्लम है एक साथ ही, तो उसको हम बोलेंगे साथियों डिस्प्रैक्सिया। इन सबके नाम अलग अलग है, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चे के अंदर भाषा घात होना यानी भाषा बोलने में समस्या होती है, अर्थात बोली बंद या फिर सुने हुए शब्दों को ग्रहण करने में उसको कोई अगर कठिनाई आ रही है, तो इस समस्या को हम क्या कहेंगे? अफेजिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? अफेजिया। शब्दों तथा वाक्यों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाना। अगर बच्चे को कोई भी शब्द या कोई वाक्य अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है,
तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, हाइपरलेक्सिया कहेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार इनको और रिवाइज करेंगे यहीं क्लास में ही, या क्लास में ही याद होना चाहिए। अगर बच्चे को केवल लेखन संबंधी समस्या है, केवल लेखन संबंधी, तो उसको हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। अगर बच्चे को पठन और वाचन संबंधी दोनों समस्याएं एक साथ हैं, इसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे, और इसी को हम अलेक्सिया भी कह सकते हैं। अगर बच्चे को केवल गणितीय सवालों को हल करने में कोई समस्या है, तो इसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। अगर बच्चे के लिए लेखन, पठन और गणितीय समस्या तीनों एक साथ हो, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। आगे देखिएगा, अगर बच्चे को भाषा का आघात अर्थात बोली गई भाषा के शब्दों को अगर ग्रहण करने में बच्चे को कोई कठिनाई हो रही है, तो इस समस्या को हम क्या कहेंगे, अफेजिया कहेंगे। ये पूछा जा चुका है। अगर बच्चे को शब्दों या वाक्य बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहे या कोई भी वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, तो इस विकार को हम क्या कहेंगे, हाइपरलेक्सिया कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पाँचों 6 ही पॉइंट याद हो चुके होंगे। एक प्रश्न आपका परीक्षा में निश्चित रूप से आता ही आता है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। स्थानांतरण शब्द जो है साथियों, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अधिगम अंतरण कह सकते हैं, तबादला, तबादला आप लोगों ने सुना होगा, तबादला उर्दू का शब्द है। तो स्थानांतरण, अंतरण या तबादला, ये तीनों शब्दों में से अगर कोई भी एग्जाम में मिले तो ध्यान रखना, आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। अब होता क्या है कि जब किसी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम अधिगम स्थानांतरण या अधिगम तबादला कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों कि मान के चलो आपने साइकिल चलाना सीख लिया। अब साइकिल चलाने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे। अब मोटरसाइकिल चलाना आप डायरेक्ट तो सीख नहीं सकते, इसके लिए आप क्या करेंगे कि भाई आपने साइकिल में पेडल कैसे मारा, साइकिल के हैंडल को किस तरीके से साधा, ठीक है, कमर को आपने कैसे बैलेंस किया, इन सभी का उपयोग किस में करेंगे, आप मोटरसाइकिल चलाने में करेंगे। तो आप लोगों ने साइकिल चलाने का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, आपने मोटरसाइकिल सीखने के लिए उपयोग किया है। इसका मतलब क्या हुआ है, आपका अधिगम स्थानांतरण हुआ है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 प्रकार का कौन कौन सा है, एक तो होता है सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये होता क्या है कि जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक या फिर धनात्मक या फिर अनुकूल स्थानांतरण कहेंगे। एक ही शब्द के कई नाम हो सकते हैं साथियों, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी को हम सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे या धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे या फिर अनुकूल स्थानांतरण। एक ही बात है कि अगर एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आप लोगों के लिए अगर दूसरी चीज़ें सीखने के लिए उपयोगी हो रहा है, सहायक सिद्ध हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सहायक स्थानांतरण। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं यहाँ पर कि सकारात्मक स्थानांतरण कैसे हो रहा है, कि गणित विषय का ज्ञान जो है साथियों वो फिजिक्स के ज्ञान में सहायक होता है। आप लोग सब जानते हो भाई, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो गणित के आधार पर चलती है। गणित में कैलकुलेशन होती है तो फिजिक्स में भी कैलकुलेशन होती है। आप बिना गणित की संक्रियाओं के आप फिजिक्स के सवालों को हल नहीं कर सकते, उसके न्यूमेरिकलों को हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब गणित की जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनका उपयोग किस में कर रहे हो, आप फिजिक्स के नॉलेज में कर रहे हो, फिजिक्स को पढ़ने में कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा हुआ, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाने के बाद में आप क्या चला रहे हो, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो। तो ध्यान रखना साथियों, आपने जो साइकिल चलाना सीखा है उस ज्ञान को आप किस में लगाएंगे, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने में उसका उपयोग करेंगे। तो यही कौन सा है, धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा स्थानांतरण का प्रकार है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधक होता है,
बाधा उत्पन्न करता है। ध्यान रखना आप लोग, जब आपने कोई चीज़, एक चीज़ पहले सीखी और अब आप कोई दूसरी चीज़ सीख रहे हो, तो दूसरी चीज़ सीखने के लिए जो पहली चीज़ है वो अड़चन पैदा करेगी आपके लिए, है ना, नुकसान पैदा करेगी। तो इस तरह का जो स्थानांतरण है वो कौन सा होगा? प्रतिकूल, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोगों ने आर्ट सब्जेक्ट पढ़ी। अब आर्ट सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए साइंस पढ़ने में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। ध्यान रखना आप लोग, आर्ट के विद्यार्थी जो है साथियों, यानी कि कला विषय के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ये उदाहरण किसका है? नकारात्मक स्थानांतरण का। अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने पर बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसका रीज़न समझिए आप लोग, क्योंकि अमेरिका के जो नियम है वो ड्राइविंग के कुछ अलग होते हैं, भारत में कुछ अलग नियम होते हैं। अब आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप लोग जापान के अंदर की बात करें, तो जापान के अंदर जो कारें होती हैं ना, उसके अंतर्गत जो ड्राइवर का जो हैंडल होता है, हैंडल जो सीट होती है कार के अंदर, वो बाई तरफ होती है। जापान के अंदर किधर होगी? बाई तरफ होती है। आजकल जो मॉडर्न चल रहा है टेक्निकल, और भारत के अंदर किधर है? दाई तरफ है। स्टीयरिंग किधर होती है? दाई तरफ। स्टीयरिंग दाई तरफ होती है भारत के अंदर, भारत में दाई तरफ और जापान में बाई तरफ। अब बताओ, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए ना, ये तो उल्टे हो गए। अब कोई ड्राइवर मान के चलो भारत का है, तो वो अमेरिका की या जापान की गाड़ी को कैसे चला पाएगा? वहाँ के नियम अलग है, तो बड़ी समस्या पैदा होती है उसके लिए। और जिस नए ज्ञान को सीखने के लिए अगर पुराना ज्ञान हमारे लिए समस्या पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है, तो यही क्या कहलाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पहले का हमारा सीखा हुआ ज्ञान, अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें कोई उपयोगी नहीं होता, ना तो नुकसान करता है ना कोई फायदा करता है। ठीक है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम कहेंगे शून्य स्थानांतरण, उदासीन स्थानांतरण भी कह सकते हैं इसको हम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि प्रार्थना ज्ञान कर लेने पर भी देशभक्ति गीत याद करने में भी उतना समय लगता है। ये बात तो आप लोग सभी जानते हो। हमने कोई प्रार्थना याद की, अब हमको क्या करना है? देशभक्ति गीत याद करना है। तो प्रार्थना का देशभक्ति गीत से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। प्रार्थना में जितना आपको समय लग रहा है, अब देशभक्ति गीत को सीखने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो बताइए, प्रार्थना आप लोगों ने सीखी, कि प्रार्थना का ज्ञान आपको देशभक्ति गीत सीखने में उपयोगी रहा? नहीं रहा। कोई बाधा उत्पन्न किया? नहीं किया। तो बिल्कुल अलग, सेपरेटेड है। तो इस तरीके के स्थानांतरण को हम कहेंगे शून्य स्थानांतरण। जैसे क्रिकेट मैच में बैटिंग का बॉलिंग में सहायक नहीं होता। अब बताइए, क्रिकेट के अंतर्गत जो क्रिकेटर होता है, बल्लेबाज जो होता है, वो अपनी जगह पे खेलता है, बॉलिंग करता जो होता है बॉलर, वो अपनी जगह पर खेलता है। तो अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस तरह का जो स्थानांतरण है वो अपना शून्य स्थानांतरण कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर पूरा समझ में आ चुका होगा। आप लोग ऐसी तरीके से 10 या 12 मिनट की क्लास, आप लोग 15-20 मिनट की क्लास आप लोग लिया करो। देखो, मस्ती ही मस्ती में, खेल खेल में हमने तसल्ली के साथ 2 यूनिट को, साइकोलॉजी को कवर कर लिया है, और लास्ट हमारी इसमें 5 यूनिट है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। और आपके लिए अब ईवीएस की क्लासें शुरू होने के पूरे विचार हैं मेरे मंडे से, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उन क्लासों को। और टेस्ट सीरीज़ जो है साथियों, रीट प्री की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इनको अच्छे से, इन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, अपनी प्रैक्टिस सेट बनाइए, अपनी इस तरीके से अभ्यास कीजिए अपना, कि प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाए, प्रश्न का लेवल पता लग जाए। इस वजह से आपको टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, और जल्दी ही आपके लिए हम मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे, चिंता मत कीजिए, और जल्दी ही करेंगे इस चीज़ को भी हम। तो लगातार बने रहिए एक बेटर स्टडी के साथ में। देखो, मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोबाइल है मेरे पास, बस सिर्फ मोबाइल के साथ में हम इतना काम कर लेते हैं।
देखो काम करने के लिए कोई बहाना नहीं होता, एक जुनून होना चाहिए काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट टाइम को यहाँ पर निकाल करके अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखेंगे और प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिल सके, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके अपने कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।